दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 11 फरवरी 2023 के बारे में। इस तारीख से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं साथ में उनसे रिलेटेड उन पॉइंट्स की जो उससे संबंधित होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम एक पॉइंट के साथ में कई और पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं, उनका रिवीजन हो जाता है, जिससे हमारा जो पीछे का छूटा हुआ जीके का पार्ट है या करंट अफेयर का पार्ट है वो पूरा होता रहता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में माइटी ने आईटी की किस धारा के तहत तत्कालीन और आपातकालीन आधार पर 138 ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और 94 लैंडिंग ऐप्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। देखिए, जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया है कि जो कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो 138 है और कुछ जो एप्लीकेशंस मोबाइल के होते हैं 94 कुछ एप्लीकेशन हैं जिनसे कुछ मुद्रा का लेन देन होता था और जो चाइनीज़ कनेक्शन थे उनको अभी ब्लॉक किया गया है। और ये ब्लॉक किया गया है आईटी की धारा, जो आईटी का अधिनियम है 2000 की धारा 69A के तहत। और इसमें आप तत्कालीन और आपातकालीन आधार पर इनको ब्लॉक किया गया है। और इसमें अब नाम आता है माइटी का। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं माइटी के बारे में। ये जो है माइटी, जिसका हिंदी में पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंग्लिश में इसको कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हैं। और इस डिपार्टमेंट के जो इस मंत्रालय के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं श्री अश्विनी वैष्णव, ये इसके मंत्री हैं। और इन्होंने अभी क्या हुआ है कि कुछ साइट और ऐप कथित तौर पर चीन से जुड़े हुए थे और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए प्रतिकूल सामग्री इनके ऊपर परोसी जा रही थी। इससे ही एक कारण था कि इनको बंद किया गया, सारी जो वेबसाइट है और एप्लीकेशन है उनको बंद किया गया। पिछले 3 वर्षों में ऐसे लोगों से जबरन वसूली, उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली हैं जिन्होंने इस तरह के मनी लैंडिंग ऐप्स के माध्यम से अक्सर अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर छोटी राशि उधार ली थी। जो एप्लीकेशन थे लेन देन वाले, छोटे छोटे लोन देने वाले, उन्होंने क्या किया था कि 10,000 या 20,000 या इतना लोन देने के बाद उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा करके, और जब वो लोग नहीं दे पाते थे तो उनको तरह तरह से परेशान करना, और जिसकी शिकायतें मिनिस्ट्री तक गई और बाद में उनका ये एक्शन हुआ। अब आईटी की धारा जो 69 है वो सरकार को इंटरनेट सेवा प्रदाता, दूरसंचार सेवा प्रदाता और वेब होस्टिंग सेवाओं, सर्च इंजन, ऑनलाइन मार्केटप्लेस आदि जैसे ऑनलाइन मध्यस्थों को सामग्री अवरोधक आदेश जारी करने के आदेश प्रदान करती है। मतलब ये है कि जितनी सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं उनको ब्लॉक करना, उनके ऊपर अपना अधिकार जमाना, ये धारा इस मिनिस्ट्री को ये अधिकार देती है, जिसके तहत अभी ये सारी चीज़ें, सारे एप्लीकेशन ब्लॉक किए गए। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि अगर ये सारी चीज़ें जो नेट पे चल रही हैं उसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि जो भी सामग्री है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हो। अगर ये 2-3 चीज़ें हैं उनके अंदर, तो इस धारा के अंतर्गत किसी भी वेबसाइट, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी चैनल को ये मंत्रालय तुरंत बंद कर सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि इनको कैसे बंद किया गया है। इनको बंद किया गया तत्काल और आपातकालीन के आधार पे, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा था देश को और देश की सुरक्षा को और देश के लोगों को, इसलिए ये कदम उठाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में है कि किस देश में आए भूकंप ने मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर 7.8 की तीव्रता दर्ज की है। अब बात हो रही है भूकंप की, तो आप जानते हैं कि अभी 7.8 की तीव्रता मतलब भूकंप की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा तीव्रता की लिमिट ये है जो अब तक आई है। तो ये है तुर्की में, जिसको तुर्की भी बोला जाता है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रजब तैयब एर्दोगान हैं। और जो अक्सर ये इस्लामिक जो गुरु होते थे, खलीफा, उनका ये देश है तुर्की। और वहाँ पे लीरा एक मुद्रा चलती है जिसके नाम है मुद्रा, वहाँ का जो करेंसी है वो लीरा है। अब यहाँ पे नाम आता है मैग्नीट्यूड स्केल। अभी तक आपने रिएक्टर स्केल का नाम सुना था, ठीक है, तो अब इसके बारे में आगे हम पढ़ लेते हैं। अभी तक ये पता चला कि 7.8 की जो स्केल है
वो तुर्की में आया और तुर्की के राष्ट्रपति का नाम है रजब तैयब एर्दोगान और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है, लीरा। अब पढ़ते हैं इस स्केल के बारे में। अब देखो, जो पहले हम भूकंप के बारे में पढ़ते थे ज़्यादातर, वो होता था रिक्टर स्केल। और अब जो हम देख रहे हैं कि जो जिस स्केल पर ये मापा गया 7.8 जो मीटर दिखाई गई, वो आई है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पे। अब बात करते हैं, देखो ये दोनों स्केल हैं जो भूकंप की तीव्रता की माप करती हैं, लेकिन जो ये मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है, शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये अभी मॉडर्न युग में चीज़ों को देखता है और उनके द्वारा उनकी माप करता है। अब देखिए, जो तीव्रता को आमतौर पर रिक्टर स्केल जो 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा विकसित किया गया था, उसके द्वारा मापा जाता था, जिसमें प्रत्येक चरण तीव्रता से 10 गुना वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भूकंप मतलब प्रत्येक चरण, कहीं भूकंप 6 स्केल है उसका और कहीं पर अगर 7 स्केल है, तो 6 से 7 पे जितना भी 6 पे आया होगा भूकंप, जो तीव्रता होगी उसकी, तो 7 के पॉइंट पे लगभग 10 गुना उसकी तीव्रता होगी। ये था हमारा रिक्टर स्केल में। हालांकि ये कुछ आवृत्ति और दूरी श्रेणियों के लिए मान्य है। अब ये जहाँ पे मशीन लगा हुआ है तो उसकी आवृत्ति और श्रेणी जो दूरी है उसी तक ये सीमित थी। और तीव्रता को मापने के लिए बेहतर तरीके के रूप में मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का विकसित किया गया इसके बाद। अब ये क्या करता है, ये जो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है, ये स्केल भूकंप में उत्पन्न जो ऊर्जा है उसको मापता है, और ये क्या तीव्रता को मापता था। और तीव्रता में इसकी जो आवृत्ति होती थी और दूरी होती थी, इसके वजह से वो तीव्रता को मापता था कि भूकंप कितना आ सकता है। अब ये क्या करता है, ये ऊर्जा से मापता है कि कितनी ज़्यादा जो एनर्जी है वो पैदा हो रही है, और इसलिए यह तीव्रता संबंधी अधिक सटीक अनुमान लगा सकता है, क्योंकि ऊर्जा से कनेक्शन ये जब सिग्नल पाता है तो ये जो भूकंप की तीव्रता है उसका एक सटीक अनुमान लगा लेता है। फिर ऊर्जा की गणना करने हेतु इसमें कई स्केल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि संशोधित मार्केली शैली है या मॉडिफाइड मार्केली शैली है, रोजी फॉरल स्केल है। ऐसे ही कई स्केल को इसमें जो है मॉडिफाइड किया गया है, समावेशित किया गया है, तब नाम रखा गया इसको मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। तो अब जो इतनी सारी तीव्रता और जो सटीक जानकारी है वो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के ऊपर आती हैं। और इसकी बात करें जो MMS है, मॉडिफाइड मार्केली स्केल, इसमें अगर पहला चरण है तो उस पर आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर 12वां चरण है तो उसका 12वां चरण सबसे चरम वाला होता है कि वहाँ पे तीव्रता बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब मैप की अगर बात करें तो ये देश है तुर्की, और तुर्की के जो आसपास है ग्रीस है, मैसिडोनिया है, बुल्गारिया है, ये यहाँ पे काला सागर है, इधर रसिया है, जॉर्जिया है, और क्या है, आर्मेनिया है और अजरबैजान है। ठीक है। और इधर आता है आपका भूमध्य सागर, यहाँ पे आता है काला सागर। तो ये इसकी अवस्थिति है। ये जो देश है टर्की है, टर्की के इधर बिल्कुल आता है सूडान, जहाँ पे भी उसका भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहाँ पे भी हैं। ठीक है। तो ईरान और सीरिया जो है, सूडान नहीं, सीरिया बोलना चाह रहा था मैं, तो जो सीरिया है वो भी इसके बगल में था और वहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में सर्च इंजन गूगल ने 10 फरवरी को किस मलयालम सिनेमा की पहली महिला एक्ट्रेस की पहली महिला दलित अभिनेत्री की 120वीं जयंती मनाई। अब देखो, जो डूडल है जिस पे गूगल इस प्रकार से कुछ अपना लोगो बना देता है, उसकी बात हो रही है। इन्होंने सर्च इंजन पे 10 फरवरी को लगाया था एक मलयालम सिनेमा की जो पहली महिला एक्ट्रेस और साथ में पहली महिला दलित अभिनेत्री, तो ये थी। और इनकी जो 120वीं जयंती है उसको इन्होंने डूडल पर समर्पित करके सम्मान दिया है गूगल सर्च इंजन ने। इनका नाम है PK रोजी। ठीक है। तो PK रोजी की तस्वीर लगाई इन्होंने, उनका जो है ये मलयालम की है। अब इनके बारे में और खास जानकारी लेते हैं। 10 फरवरी 1903 में केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मी है। रोजी को कम उम्र में ही अभिनय का काफ़ी शौक था। रोजी ने 1928 में मलयालम फिल्म विगाथा कुमारन द लास्ट चाइल्ड में अपनी भूमिका के साथ उन तमाम बाधाओं, विशेष रूप से जब वो समय था कि जब महिलाओं को प्रदर्शन कला में ये जो स्टेजेस होते थे उस पर उनको नहीं लिया जाता था, और उनको सिर्फ वो जो ये परिपाटी थी उसको तोड़ा उन्होंने, और मलयालम सिनेमा में पहली महिला एक्ट्रेस के तौर पर सामने आई। लेकिन ये थी दलित जाति की, और जब इन्होंने एक फिल्म में एक उच्च जाति की महिला का किरदार निभाया, कोई फिल्म थी जिस पे इन्होंने एक उच्च महिला की रोल अदा किया, तो उसमें उन्हें उच्च जातियों के लोगों का सामना करना पड़ा। उनका घर जला दिया गया, राज्य छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया गया। वो जान बचा के भागी और तमिलनाडु की ओर जा रही एक लॉरी में भाग गई वो,
और लॉरी के चालक जो केशवन पिल्लई से शादी कर ली और पूरा जीवन राजम्मा के नाम से गुमनामी में व्यतीत करनी पड़ी ज़िंदगी इनको। ये है हमारा देश भारत, जो सनातनी धर्म है, बहुत सारे धर्मों की लिहाज करता है, बट जाति पात न जानने वाली और देश की एकता की बात की जाती है। चलो ये तो रही राजनीति की बातें, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन सी मानव रहित यातायात प्रबंध प्रणाली का अनावरण किया? यहाँ पे बात की जा रही है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की। इन्होंने अभी हाल ही में मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्टार्ट की है, उसका अनावरण किया है, जिसका नाम है स्काई UTM। अब एक तरीके का ये क्या है, ड्रोन है, और जो आसमान से यातायात पे उसको कंट्रोल करेगा, उसको डाइवर्ट करेगा, किधर ज़्यादा ट्रैफिक है किधर कम ट्रैफिक है, तो वो सीमेंट करेगा, यातायात को मैनेजमेंट करेगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए इस तरीके का ये रोबोट है, और जो एक क्लाउड आधारित हवाई यातायात प्रबंध प्रणाली है, जो मानव रहित हवाई यातायात को मानवयुक्त विमान हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करके बनाई गई है। आप समझो कि इसमें कोई इंसान नहीं होता, ये अपने आप ही बहुत करीब 255 मानदंडों पे ये काम करेगा, ठीक है। और ये सर्वे व डिलीवरी ड्रोन से लेकर एरियल टैक्सियों तथा सभी प्रकार के ड्रोन से जुड़कर संचार करता है। ये सिस्टम प्रति 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है। मतलब हर एक घंटे में प्रति घंटे जो है 4000 उड़ान को ये सक्षम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और पूरे दिन में ये 96,000 जो हैं उड़ानें उनको ये कंट्रोल कर सकता है। स्काई ATM ने अब तक 300 से अधिक सफल VPLOS जो है बियॉन्ड विजुअल लाइन एंड साइट ड्रोन उड़ानों को ऑपरेट किया है। मतलब अपने आप में एक ये बहुत शक्तिशाली ड्रोन है, और ये स्काई जितना भी हवाई जहाज़ का पूरा होता है उड़ाने, उनको एक कंट्रोल करेगा। तो इसका नाम है स्काई UTM। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर है 5। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले हैं, ये मिले हैं जम्मू और कश्मीर में, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। और आप जानते हैं कि जो लिथियम का उपयोग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज में होता है, जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं। और जैसे आपके मोबाइल में जो बैटरी पड़ी हुई है वो कौन सी बैटरी है? लिथियम की बैटरी है। तो अपने देश में कहीं भी लिथियम के भंडार नहीं थे, और जिसके लिए अपना देश जो भारत है वो पूरे तरीके से लिथियम के आयात पर ही निर्भर था। और अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, जिसमें आयात के भार में कुछ कमी आएगी, जो अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सक्षम होगी। अब बात करते हैं इस केंद्र शासित प्रदेश में जो एक रियासी ज़िला है, ज़िले का नाम है रियासी, और वहाँ पे सलाल हैमाना एक क्षेत्र है जहाँ पर अभी लिथियम के भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको GSI बोलते हैं, ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार का पता किया है। ये समझिए कि जिसको G3 बोला जाता है, जिसको भार है इसका, और इसमें 5.9 मिलियन टन का अनुमान है कि इतना यहाँ पे लिथियम होगा। और लिथियम का जो उपयोग है वो बैटरी के निर्माण में होता है, आपको पता ही है। और जो अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI है, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1951 में हुई, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? कोलकाता में है। लिथियम की बात करें तो ये लिथियम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय एलिमेंट है, जो शुद्ध रूप में कहीं नहीं पाया जाता। ये किसी न किसी चीज़ के साथ में यौगिक के रूप में मिलता है धरती के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ अपने लिए, देश के लिए है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो वो इन्होंने स्थापित किया है 3 सैटेलाइट को। अब ये क्या है, जो SLLV है, तो ये है इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है। और इसने अभी क्या, जो लो ऑर्बिट होता है, तो मतलब से ये धरती है। अब जहाँ से जिस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं उसका सबसे जो निचला स्तर है उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। समझ गए? जहाँ से धरती के अंदर चारों तरफ घूमता रहे और अपने कक्षा में स्थापित भी रहे, सबसे जो निचला स्तर होता है वो स्थापित किया गया है अपने SSLV D2 रॉकेट से, जो इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है। SSLV का जो फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम है इसका। और इसका ये दूसरा जो था लॉन्चिंग व्हीकल थी ये। और इसमें जो इन्होंने किया है, ये किया श्रीकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने इसको लॉन्च किया है। और ये दूसरा संस्करण जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसरो ने इसे लॉन्च करने के लिए 3 सैटेलाइट जो लॉन्च किए हैं, उनमें से एक जो सैटेलाइट है इसरो का सैटेलाइट EOS-07 है,
दूसरा सैटेलाइट चेन्नई का स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की सैटेलाइट जो है आज़ादी सैट 2 है। और तीसरी जो सैटेलाइट है वो अमेरिका की सैटेलाइट है जानस 1। तो ये 3 सैटेलाइट हैं जिनको अभी लॉन्च किया गया है SSLV D2 के द्वारा। और ये क्या है, ये लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। ये अपनी इतनी ताकत है। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का क्या नाम है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और जिसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो हैं S सोमनाथ। सोमनाथ जो है हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं, और इनको आपको नाम याद रखना होगा कि इसरो के अध्यक्ष इस समय कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निसार एक उपग्रह है जो इसरो और किस देश के साथ में, अमेरिका के साथ में। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, नासा। तो नासा के साथ में और इसरो के साथ में एक डील हुआ जिसमें ये निसार उपग्रह संयुक्त रूप से विकसित हुआ। अब पढ़ते हैं निसार उपग्रह के बारे में। निसार जो उपग्रह है नासा इसरो सिंथेटिक ऑपरेचर रेडार, ये निसार का पूरा नाम है, एक तरीके का ये रेडार है। SUV के आकार के उपग्रह को इस महीने के अंत में एक विशेष कार्गो कंटेनर उड़ान में भारत भेजा जाएगा। इसे 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। निसार पृथ्वी की बाहरी परत, बर्फ की चादरों और पारिस्थितिकी तंत्र पे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। मतलब ये वो रडार है जो नासा और इसरो ने विकसित किया है। ये 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। और ये पृथ्वी की जो बाहरी परत है या बर्फ़ की चादरें हैं और जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी निगरानी करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी। अब बात करते हैं नासा की, तो नासा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइजर इंडिया ने किसे हाल ही में अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। तो इन्होंने नियुक्त किया है मीनाक्षी नेवतिया को। फाइजर इंडिया एक अमेरिकन दवा की कंपनी है जो दवा बनाती है, और पेंसिलिन नाम की दवा जो है फाइजर इंडिया ने ही डेवलप की थी और उसको उसने बनाया है। तो अभी जो मीनाक्षी नेवतिया हैं वो इसकी MD और CEO बनी है फाइजर इंडिया की। ठीक है, जो फाइजर इंडिया है, फाइजर इंडिया न्यूयॉर्क शहर में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय दवा निगम है। फाइजर बड़े पैमाने पर पेंसिलिन का उत्पादन करने के लिए अपने प्रयासों में सफल रहा है और चमत्कारिक दवा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है ये। ठीक है, अब पेंसिलिन को हम क्या बोलते हैं, चमत्कारिक दवा बोलते हैं। तो जो फाइजर है, फाइजर USA बेस्ड कंपनी है, ये दवा की कंपनी है, इतना आपको याद रखना है शॉर्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है दक्षिणी अफ्रीका ने। दक्षिणी अफ्रीका जो अभी कोविड-19 से 10 महीने पहले उभरा था, उसका लॉकडाउन खत्म हुआ था आपातकालीन के बाद में, ये दूसरा जो डिजास्टर है वो अभी आया है जो ऊर्जा का संकट है। और इसके लिए जो आपातकालीन की स्थिति है इसकी घोषणा की है अभी दक्षिणी अफ्रीका ने। और दक्षिणी अफ्रीका आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा का नाम है इनका, और इस के चलते इनसे रिजाइन मांगा गया, जो रिजाइन देने से इन्होंने इनकार कर दिया। अब देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात, इसकी राजधानियाँ 3 हैं दक्षिण अफ्रीका की। एक प्रिटोरिया है जो कार्यपालिका संबंधी काम करती है, एक ब्लॉमफॉन्टेन है जो न्यायिक इसकी राजधानी है, एक केप टाउन है जो विधायी है यहाँ की। और सबसे बड़ा जो नगर यहाँ का है वो जोहान्सबर्ग है 2006 के सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये था यहाँ पे सिरिल रामाफोसा के देश के बारे में। और बात करते हैं अगर साउथ अफ्रीका की, तो इसका एक नामीबिया भी देश है, बोत्सवाना पड़ोसी देश है, और यहाँ पे कई और भी देश हैं जैसे लेसोथो है। और लेसोथो तो पूरी तरीके से इसके अंदर है पूरा, और इसके साथ में देश पड़ता है इस्टवानी। तो ये कुछ देश हैं जो इसके अंदर स्थित हैं, एक इस्टवानी और लेसोथो। लेसोथो जो है पूरी तरीके से इसके अंदर स्थित है। देखो ये है लेसोथो जो पूरी तरीके से चारों तरफ से दक्षिणी अफ्रीका है और उसके देश में लेसोथो है। तो लेसोथो का नाम भी आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा देश है जो किसी अन्य देश के द्वारा पूरी तरीके से घिरा हुआ है। तो ये है आपका देश लेसोथो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स
II 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये इसमें जो रैंक है भारत की वो है 10वीं। और जो भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के तहत आने वाली भारत की जो राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली है वो इस इंडेक्स में 5वां स्थान रखती है। JQII के तहत गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा के आधार पर दुनिया में 184 देशों की सूची तैयार की गई थी, और जिसमें देशों के QI की तुलना के आधार पर उनको प्रगति का मूल्यांकन ये करता है। तो ये QI क्या होता है? बुनियादी ढांचा होता है। इसके बारे में अब अपना देश जो है वो 10वां स्थान इसने प्राप्त किया है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।